नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो एजी की न्यूज फलोदी। साथियों, चुनावी सभाएं लगातार चल रही है और जो प्रत्याशी हैं उनको समय ही नहीं मिल पाता है, एक सभा से दूसरा सभा में ही रहते। तो आज हम कांग्रेस प्रत्याशी फलोदी विधानसभा से श्री प्रकाश छंगानी जी के साथ हैं, इनसे लेते और हमने कई बार जनता के साथ बातचीत की है, जनता के समस्याएं सुनी है, तब उन्होंने कहा कि हमारी ये समस्याएं हैं और इसका निपटारा कैसे होगा। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ऐसी समस्याएं लेकर हम आज सर के साथ मौजूद हैं। सर से बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे न्यूज पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद एजी के न्यूज का हमारे इस चुनावी अभियान में ग्रामीण क्षेत्र में पधारने का। सर, पहला सवाल मेरा है, जनता ने सबसे पहले हमें एक ही बात कही है कि नेता आते हैं चुनाव के समय में, चुनावी सभाएं करते हैं, उसके बाद ना तो हमारी समस्याएं सुनते हैं, ना हमारा समस्याओं का समाधान करते हैं, चाहे वो जीते चाहे हारे। इस पर आपका क्या कहना है? मैं और लोगों की बात नहीं कर सकता, लेकिन फलोदी में हम पिछले 3 पीढ़ियों से इस जगह पर जुड़े हुए हैं और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हमने उनकी बात नहीं सुनी या अनसुनी कर दी। इन समस्याओं का हमारे पास अध्ययन भी है और इन समस्याओं के समाधान के लिए समय समय पर सरकार के को प्रतिवेदन भी दिए गए, लिखे टिप्पणी भी हुई। और देखिए, अभी कांग्रेस सरकार ने इस सरकार ने दुनिया भर का, आप समझिए, काम भी किया और अंत में जाते जाते नया जिला घोषित करके फलोदी को वो सब अवसर दे दिए जिससे जितनी भी पिछड़ापन है वो सारा यहाँ का दूर हो सकता है। सर, अभी हम जहाँ चल रहे हैं, ये सड़क है मोड़किया से टेपू तक और साथ ही आसपास की सड़कें हैं बारू तक जाती है। यहाँ पर कितने गड्ढे हैं ये आप भी देख सकते हैं। सर, ये सर लगभग पिछले 10 सालों के बाद से मरम्मत तक नहीं हुई है। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ जो है सब कृषि बेल्ट है, लोग कृषि करते हैं, किसान हैं, और जब वो अपने अनाज है वो कृषि मंडी तक ले जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है, हमने अपनी आंखों से ही देखा है, उनके ट्रैक्टर पलटी खा जाते हैं, उनको काफी नुकसान होता है। अब ऐसी स्थिति में यदि आप विधायक बनते हो तो यहाँ पर ऐसी जो ये सड़कें हैं इसका आप क्या करें? देखिए, तकनीकी रूप से जो जिस सड़क निर्माण में जो सामग्री हमारे यहाँ काम आ रही है वो पानी और सड़क की सामग्री में मेल नहीं है। तो मानसून जब भी आता है अत्यधिक आ जाता है, जिसकी कैलकुलेशन साइंटिफिकली की हुई नहीं है, तो वो प्राकृतिक कारणों से सड़क निर्माण में या कई बार मिलीभगत से सड़क निर्माण कुछ इस तरह से होता है कि उसका उच्च गुणवत्ता की सड़क नहीं बन पाती और इस वजह से सड़क में गड्ढे भी पड़ते हैं और सड़क खुद उखड़ भी जाती है। लेकिन इनका एक विधिवत रूप से नियमित रिपेयरिंग, पैच वर्क, जैसा कैसा भी काम काज है उसकी स्वीकृति बराबर आनी चाहिए। हम इसको इंश्योर करेंगे कि क्षेत्र में जो आवागमन का साधन है और जितना कुछ बना हुआ है और जितना अतिरिक्त चाहिए वो सड़क पर निश्चित रूप से हो, क्योंकि आमदनी तभी बढ़ सकती है जब आवागमन जो है वो आसान हो और कृषि जिनसों का कृषि उपज मंडी तक पहुंचना संभव हो सके, तो ही किसान को अपने उत्पादन का उचित मूल्य मिलेगा। तो सड़क हमारी प्राथमिकता में है। सर, आपने जिस तरह से कहा है, अब की बार आपके विकास के मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषि रहे। सर, सबसे पहले तो यहाँ देखा जाए तो ये पूरा कृषि बेल्ट है और यहाँ पर अभी इस सीजन में बहुत ही ज्यादा बोरवेल, ट्यूबवेल खोदे गए हैं। तो सर, आप एक भूजल वैज्ञानिक भी रह चुके हैं, तो ये हमारी प्राथमिकता है आपसे पूछने की, इतने बोरवेल हुए हैं तो भूजल स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जो चिंता का एक विषय है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, भूजल का गिरना ये एक विश्वव्यापी प्रॉब्लम है। देश में अन्य प्रदेशों में भी भूजल जो है वो अत्यधिक दोहन के कारण नीचे जा रहा है और उसकी क्वालिटी जैसे जैसे नीचे जाता है उससे बिगड़ती जाती है। राजस्थान सरकार ने 8-10 ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं जो भूजल को, जल प्रबंधन को, कृषि के जल प्रबंधन को, नहरी जल और कृषि जल प्रबंधन में कुछ प्राथमिकताएं लिए हुए हैं। लेकिन उसमें सबसे पहली शर्त यह है कि कम्युनिटी का इसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंश्योर हो, उसके बाद ही भूजल प्रबंधन खेतों में संभव हो सकता है। भारत सरकार ने एक अटल भूजल योजना बनाई है
उसका वो भूजल योजना पूर्ण रूप से राजस्थान में लागू नहीं हो सकी, क्योंकि उसके बहुत से राजनीतिक कारण थे। भूजल प्रबंधन अगर जे आप ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ बना सकें तो संभव है कि हमको बिजली, पानी और सीमित भूमि के उपयोग से इसके विभिन्न कारणों को रोका जा सकता है और भूजल का अतिरिक्त जो दोहन हो रहा है वो बंद हो जाएगा। इसके साथ साथ हमें जल संरक्षण की भी आवश्यकता है। जो बरसात का पानी आता है, जब भी आता है तो उसको रोका जाना चाहिए। तो उसमें एक हमारा एक थंब रूल है, अरेस्ट द वाटर वेयर इट फॉल्स, व्हेन इट फॉल्स, एज इट फॉल्स। तो जैसे ही पानी गिरा वो वहीं का वहीं गिरफ्तार हो गया और वो जमीन में नीचे चला जाए, ताकि हमारा भूजल जो है वो बढ़ जाए, उसकी मात्रा बढ़ जाए और उसके पुनर्भरण के वो सारे काम हो जाए। हमारे राजस्थान में और खास करके पश्चिमी राजस्थान में कोई ऐसी नदी नहीं है जो बह करके बाहर जा रही हो, सिवाय लूणी के, जो फाइनली कच्छ के अंदर चली जाती है। और इस तरह से अगर ये आप प्रयास करेंगे तो इस क्षेत्र में जल प्रबंधन हो जाएगा, कृषि का उत्पादन होगा और लगातार हमको पीने का पानी मिलता रहेगा। सर यहाँ जहाँ हम अभी चल रहे हैं ये एरिया एक तो सर है बारू के पास, जो कई साल पहले बनी है और करोड़ों रुपए से बनी है, बट वहाँ अभी तक पानी तक नहीं आ रहा। लोगों में काफी रोष है। वहां पर हमने जब सर्वे किया था, लोगों से सवाल किए थे, तो उनका पहला यही था कि जब भी चुनाव आते हैं तो नेता वादा करते हैं कि हम आपकी नहर में पानी लाएंगे, पर अब तक 15 साल हो गए हैं, कोई पानी तक नहीं आया। इस पर क्या कहना चाहते सर, आप क्या कदम उठाओगे? मेरा पहला कदम हमारे मुख्यमंत्री जी की जो मीटिंग फलोदी में हुई थी उसी दिन कह दिया था कि मेरी प्राथमिकता हमारे 75,000 हेक्टेयर भूमि में जो प्रस्तावित नहर है और जिस पे ये रुपया खर्च किया जा चुका है, अब उसको हम सेपरेट रूप से अलग अलग प्रोजेक्ट्स को अलग अलग की समीक्षा करेंगे। कुछ प्रोजेक्ट्स में बजटरी एलोकेशन की जरूरत नहीं है, कुछ प्रोजेक्ट्स में बाकी बचा हुआ काम होने की जरूरत है, कुछ प्रोजेक्ट्स में हमको अपने पानी का हिस्सा बराबर रूप से नहीं मिल रहा है, इसलिए उसको व्यापक रूप से उपयोग लेने की जरूरत है। तो मेरी ये प्राथमिकता है कि इस क्षेत्र में जो नहर जिस प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट को प्लान करते हुए बनी है उतना हिस्सा हमको पानी का मिलना चाहिए और वो पूरा का पूरा सिंचित कमांड क्षेत्र उसमें पानी लगे और उन किसानों को खेती के लिए पानी उपलब्ध हो, उसकी उपज बढ़ सके। सर आपके विधानसभा क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, सोलर हब है भड़ला। भड़ला में सर हमने सर्वे किया तो वहाँ 30% आबादी ऐसी है जो अभी तक बिजली से वंचित है। वहाँ के लोग अपने घरों में पुराने जमाने के दिए जलाकर रोशनी करते हैं। ऐसी हालत है, बीमार लोग हैं, उनकी तो हालत काफी ज्यादा खराब है। सर ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? और लोगों की उम्मीद है आपसे जगी है, क्योंकि आप एक वैज्ञानिक हो और पढ़े लिखे हो, और सबसे ज्यादा तो हमने जब यहाँ सर्वे किया तो आपके परिवार का सबसे ज्यादा नाम आ गया कि उन्होंने पहले ही विकास की गंगा बही और हमें अब उम्मीद जगी है कि विकास की गंगा बहेगी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं निजी रूप से माइक्रो सोलर प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करने के पक्ष में हूँ और जहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं उनके साथ साथ उन घरों में भी सोलर का उपयोग हो और सोलर के विभिन्न उपकरणों से रोशनी और खाना बनाना या सिंचाई का जो भी साधन उपलब्ध हो सकता हो उस सबको करने की आवश्यकता है। उसके अलावा भी जिन क्षेत्रों में नॉन ग्रिडेड, जिसमें ग्रिड नहीं है और वहाँ बिजली की आवश्यकता है, वो हमारी प्राथमिकता है। हर घर में रोशनी होनी चाहिए, हर घर का चूल्हा जलना चाहिए, हर घर में उचित मात्रा में उनके पास में खाने पीने का सामान होना चाहिए, उनको एकदम नज़दीक में उनको साफ स्वच्छ पानी मिलना चाहिए पीने के लिए और उनको रहने के लिए छत होनी चाहिए। ये मेरी निजी प्राथमिकता है कि वो मेरे कार्यकाल में अगर ये मुझे अवसर मिलता है तो मैं इस क्षेत्र में सभी लोगों के लिए ये सब करने का प्रयास करूँ। सर एक बात देखी जाए तो हम युवा हैं और हम उम्र के युवा हैं, वो आप प्रत्याशी बनाए जाने से पहले हम आपको नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे, पर लोगों का यही कहना था कि प्रकाश जी संघानी को जब से कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया तो क्या वो जीत पाएंगे। पर मैं एक रिपोर्टर हूं, मैंने जब सर्वे किया देखा लोगों में
धोलिया जैसे बड़े गांव हैं जो फलोदी की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वहां मैं गया तो वो लोग आपके नाम पे इतने फिदा हैं कि कांग्रेस को वोट नहीं, आपके नाम पर वोट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ प्रकाश जी संघानी के परिवार के बहुत ही पुराने संबंध है, हम उनके अलावा वोट ही कैसे दे सकते। तो ऐसे उनके आपके प्रति उनका प्यार है, इन पर आपका क्या कहना? ये देखिए, ये मेरे परिवार की छाया है और मेरे परिवार के प्रति इन सब लोगों का प्रेम है जो उनके हृदय में अभी भी बसा हुआ है। मैं इस बात से बहुत आह्लादित हूँ कि जब इस क्षेत्र में घूमता हूँ तो मेरे पिताजी की स्मृति को वो लोग याद करते हैं और उनका काम कैसा रहा होगा ये सिर्फ मैं कल्पना कर सकता हूँ कि आज 50 साल होने को आए और लोग अभी भी उनको याद कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत विशिष्ट स्थान है उनके दिलों में मेरे पिताजी के प्रति, और वो मुझे हमेशा आह्लादित करेगा और इस क्षेत्र के प्रति मुझे ऋणी बनाए रखेगा। मुझे निश्चित रूप से युवा पीढ़ी कम जानती थी, वो इसलिए कि पिछले 5-7 साल से मैं थोड़ा और दूसरे कामों में व्यस्त था और यहाँ मेरा आना जाना कम था। बाकी 40 प्लस के जितने भी लोग हैं वो मुझे नाम से, शकल से, पहचान से पूरी तरह से वाकिफ़ हैं और ऐसी कोई विशेष मेरी अयोग्यता भी नहीं है कि जिससे वो मुझे पहचाने नहीं। मैं ये कहना चाहूँगा कि धौलिया के लोग और बारू के लोग और भाटीपा पूरा, वो चूँकि हमारी पारिवारिक रिश्ते हैं और जब मैं नेकर पहनना सीख रहा था तब से मैं इन लोगों को देखता हूँ, तो ये मेरे चाचा ताऊ की हैसियत के लोग हैं, जो राजपूत होने के बावजूद भी मैं प्रणाम करने का हकदार हूँ और वो मुझे आशीर्वाद देते हैं। हालाँकि मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ और मुझे कई बार वो रोकते भी हैं, लेकिन मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं क्योंकि वो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं और मैं एक्चुअल में इस क्षेत्र के सभी लोगों का ऋणी हूँ और ये ऋण मुझे ईश्वर शक्ति प्रदान करे कि मैं ये ऋण चुका सकूँ और इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ कर सकूँ। इन्होंने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सार्वजनिक कामकाजों के लिए इनकी हमेशा कुछ न कुछ डिमांड आई, लेकिन खुद सक्षम है, निजी रूप से कुछ नहीं चाहिए, पर क्षेत्र का विकास हो और पूरा परिवर्तन हो, ऐसा उनका अपना मतलब हमेशा से रहा है। सर, तीसरे मोर्चे के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? फलोदी विधानसभा में तीसरा मोर्चा जो है, लोग कह रहे हैं, कयास लगा रहे हैं, समीकरण बिगाड़ेंगे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये हमारा अंतिम सवाल। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरिट पर बेस्ड लोगों की समीक्षा जो आ रही है, वो ये है कि तीसरा मोर्चा है ज़रूर, चुनाव में है और वो उनको हक भी है कि वो वोट मांगे और चले। और मैं ये बात बताऊं आपको कि मुझे नहीं लगता कि आप तीसरा मोर्चा कोई सिग्निफिकेंट रोल पैदा कर सकता है कि इस चुनाव के समीकरण को बिगाड़े या वो करे। इतना भरपूर समर्थन इस क्षेत्र की जनता मेरे कांग्रेस पार्टी की नीतियों की वजह से, नेतृत्व के लगाव की वजह से, मेरे परिवार की वजह से जो समर्थन हमको दे रही है, वो निश्चित रूप से एक सफल प्रयोग होगा और हम जो सामूहिक सियासत की जो बात शुरू कर रहे हैं, वो अपने आप में पूर्ण रूप से जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अंत में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? आप फलोदी विधानसभा चुनाव को लेकर आप अपने सब धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से फलोदी विधानसभा क्षेत्र के सभी वासिंदों को, मतदाताओं को, युवाओं को, बुजुर्गों को मेरा अभिनंदन करते हुए ये कहना चाहूँगा कि आप कांग्रेस सरकार के पिछले 5 साल के काम को देखें। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व के अंदर जितना काम हुआ है, वो अपने आप में मिसाल है। चिरंजीवी बीमा योजना एक ही ऐसी योजना है जिससे हम अशोक गहलोत जी की सरकार को रिपीट कर सकते हैं और विकास के इन आयामों और नए जो भी हमारी प्राथमिकताएं हैं, वो प्राथमिकताएं उनकी सारी ज़रूरतों को पूरी करती हुई है। इसलिए आप अगर कांग्रेस को समर्थन देंगे तो हम फलोदी में एक नया प्रयोग करेंगे और आने वाले समय में फलोदी नया जिला युवाओं के लिए बहुत सारे अवसर पैदा करेगा, बुजुर्गों की रक्षा, बुजुर्गों की सुरक्षा और बुजुर्गों को सपोर्ट देने का काम करेगा और महिला बच्चा फलोदी में सुरक्षित रहे, इस बात की हम पूरी पूरी रूप से पुख्ता व्यवस्था करेंगे। और इन सब बातों के साथ मेरी एक विनम्र अपील होगी कि आप फलोदी में भी और फलोदी के बाहर जहां आपकी रिश्तेदारी है, आप कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दिलाएं और
भारी संख्या में वोट दिलाएं ताकि चौथी बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने और क्षेत्र का विकास हो, राजस्थान का विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।